प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज पुनः हम सांख्य कारिका का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके आगे के कारिकाओं को देखते हैं। इस कारिका में जो अव्यक्त है, प्रधान, मूल प्रकृति, उस कारण की सिद्धि मतलब इस कारिका में होती है। लास्ट में देखिए पंक्ति लिखी हुई है, अव्यक्तम अपि सिद्धम, मतलब अव्यक्त की सिद्धि के लिए है। तो पढ़ते हैं, अविवेक्यादे सिद्धि त्रैगुण्यात् तद विपर्ययाभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। अविवेक्यादि मतलब अविवेकी आदि, सिद्धि त्रैगुण्यात् तत् विपर्यय अभावात्। अविवेकी आदि मतलब अविवेकित्व आदि धर्मों की सिद्धि, अस्तित्व की प्रतीति होने पर, सिद्धि होने पर, त्रैगुण्यात् तीन गुणों के कारण, त्रैगुण्यात् तीन गुणों के कारण से, तत् माने उस, विपर्यय अविवेकत्व आदि के विपरीत क्या होगा, विवेकी, विवेकी होने से, अभावात तीनों गुणों का अभाव होने से। आप इसको ऐसे समझिए, जिनमें तीन गुण होंगे वह विवेकी नहीं होगा। और जैसे हम जानते हैं कि विवेकित्व धर्म जो है वह पुरुष का है, और उसके विपरीत जो अविवेकित्व धर्म है वह प्रकृति की है। तो इसमें कारिका में भी आया था, पिछले जो कारिका 11 नंबर था, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रशोधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा चपमान। तो ये अविवेकत्व आदि मतलब विवेक नहीं है, अविवेक की सिद्धि होने पर त्रैगुण्य विपर्यया अभावात, तीन गुणों के अभाव से, कारण गुणात्मकत्वात्, कारण गुणात्मकत्वात्, कारण के गुणों के स्वभाव से युक्त होने के कारण, कार्यस्य कार्य के अव्यक्तम प्रकृति प्रधान अपि भी सिद्ध होता है। देखिए इनका कहने का सीधा सीधा भाव है कि त्रैगुण्य सत्वादि तीन गुण, जो सत्व रजस तमस है वह तीन गुण, ऐसे समझिए। देखिए त्रैगुण्यात् सत्व रजस तमस तीन गुणों के अविवेक्यादि अविवेकत्व आदि धर्मों से, अविवेकत्व आदि धर्मों की सिद्धि होती है। किसके कारण, सत्वादि तीन गुणों के कारण, अविवेकत्व आदि, अविवेक तीन गुण है इसलिए अविवेकी है, तीन गुणों का अभाव होगा तो विवेकी हो जाएगा पुरुष। तो तीन गुणों के कारण ही अविवेकत्व आदि धर्मों की सिद्धि होती है। और उसके बाद कह रहे हैं, अब तद विपर्य अभावात, तद उसी विपर्य अभावात, इससे प्रकृति तीन गुणों के, उन गुणों से क्या है, पुरुष में तीन गुणों का अभाव होने, तद विपर्य अभावात, उनके विपरीत मतलब पुरुष में तीन गुणों का अभाव होने से उसका क्या सिद्ध होता है, उसका विवेकत्व सिद्ध होता है। मतलब ये तीन गुण अविवेकी अगर कहा जाए कि अविवेकी किसका धर्म है, तो आप अविवेकी समझिए कौन है, वह है प्रकृति। क्यों है, क्योंकि इसमें तीन गुण की सत्ता सिद्ध होती है। और तद विपर्य अभावात, उन तीन गुणों का अभाव होने के कारण पुरुष की विवेकत्व सिद्धि होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कारण गुणात्मकत्वाद, कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम, कार्य का कारण मतलब कार्य है कोई, जैसे
महत है, अहंकार है, जिसका कारण क्या है? प्रकृति। तो कार्य और कारण के गुणों के स्वभाव, कारण गुणात्मकत्वात्, कारण के गुणों के स्वभाव से युक्त होने के कारण कार्य का, जो कार्य का और कारण, कार्य का कारण जो है वो गुणों के स्वभाव से युक्त होने के कारण, मतलब उनमें गुण विद्यमान होता है। जो गुण कार्य में होगा वही गुण कारण में है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गुण कारण में है वही गुण तो कार्य में है। जैसे त्रिगुणम, त्रिगुणम गुण कारण में है तो उसके कार्य में भी है। अविवेकित्व आदि धर्म कारण में है तो कार्य में भी है। सामान्य कारण भी है तो उसका कार्य भी है। तो इन इन कारणों से जो गुण कारण गुणात्मक, कारण में जो गुण है कार्यस्यपि, कार्य में भी होंगे तो अव्यक्तम अपि सिद्धम, इसी कारण से अव्यक्त की सत्ता सिद्ध हो जाती है। तो फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, अविवेकत्व आदि धर्मों की सिद्धि होने से मतलब त्रैगुण की सिद्धि हो जाती है। अविवेकी कौन है? त्रैगुण। तो त्रैगुण कौन है? वही प्रकृति। तो मूल प्रकृति में 3 गुणों की सत्व रजस तमः साम्यावस्था प्रकृति, वो 3 गुण के धर्म होने के कारण वह पुरुष, क्या पुरुष नहीं, प्रकृति, वह प्रकृति क्या है? अविवेकत्व आदि धर्मों की सिद्धि होती है उस प्रकृति में। और तद विपर्य अभावात, उन 3 प्रकार के गुणों के अभाव होने के कारण पुरुष की जो सिद्धि होते हैं वह विवेकत्व, विवेकी धर्म पुरुष में है। और कारण गुणात्मकत्वात्, जो कारण में गुण विद्यमान होंगे कार्यस्य अपि, कार्य में भी होंगे। इस कारण से अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। सत्व रजस तमः 3 गुणों के कारण अविवेकत्व आदि धर्मों की सत्ता सिद्ध होती है। और पुरुष में 3 गुणों का अभाव होने से उनकी, पुरुष के विपरीत विवेकत्व सिद्ध होता है। जो गुण कारण में होंगे वही गुण कार्य में भी विद्यमान होंगे। इस कारण से मूल प्रकृति रूप अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। भेदानां परिमाणात्, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कार्य कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य। अब इसमें भी अव्यक्त की सत्ता सिद्ध करने के लिए 2 कार्य है, 15 16 अव्यक्त की ही सत्ता सिद्ध होती है इसमें भी। तो कह रहे भेदानां परिमाणात्, भेदानां किसका नाम, कौन से भेद? वही महत, अहंकार इत्यादि जो भेद हैं। अब परिमाणात्, उनका परिणाम होने से, मतलब प्रकृति का परिणाम क्या है? महत, महत का परिणाम क्या है? अहंकार। तो इनका परिणाम होने से, परिणाम होने से और समन्वयात, समान होने से, मतलब इनमें समानता भी है। कुछ गुण जो समान प्रकृति में है वही गुण कार्यों में भी है, कुछ इनमें समानता भी है। और शक्तितः प्रवृत्तिश्च, अपनी शक्ति के अनुसार ये प्रवृत्त होते हैं। मतलब प्रकृति में ही शक्ति है महत को उत्पन्न करने की, महत में शक्ति है अहंकार को उत्पन्न करने की। तो अपने शक्ति के अनुसार इनकी प्रवृत्ति होती है। कारण कार्य, कारण कार्य, कारण और कार्य के अविभागात, कारण कार्य अविभाग, कारण कार्य विभागात। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कारण कार्य अविभागात। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले सूक्ष्म रूप से अपने कारण में विद्यमान होती है। जैसे कछुए के शरीर में उसका अंग छिपा रहता है,
जो मृत पिंड है घड़ा उसमें सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। स्वर्ण का पिंड है आभूषण सूक्ष्म रूप से उसमें रहता है। तो कार्य जो हमें कार्य रूप से उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, मतलब वो अपने कारण में विद्यमान है, फिर वो आकार लेकर कार्य के रूप में हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो पंच महाभूत आदि कार्य हैं अपने कारण रूप तन्मात्र में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, और तन्मात्र अहंकार महत् में सूक्ष्म रूप से रहता है, और महत्व का भी कोई कारण है, वह प्रकृति है, तो प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है। लेकिन प्रकृति का फिर कोई नहीं है, फिर अनवस्था दोष आ जाएगी। तो कारण कार्य अविभागात, कारण और कार्य में अविभाग होता है। फिर अविभागात वैश्वरूपस्य, अविभागात वैश्वरूपस्य, देखिए इसका अविभागात वैश्वरूपस्य का कहने का क्या भाव है, जिसका अर्थ होता है वस्तु की विश्वरूपता। तो यहाँ पे जो असंपूर्ण कार्य रूप है महत आदि, ये संपूर्ण कार्य को यहाँ पर विश्व रूप कहा गया है। और ये जब प्रलय काल में अपने कारण अव्यक्त में समा जाते हैं या तिरोभूत हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कारण और कार्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो इन सभी कारणों से यह हमें पता चलता है कि एक अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। कौन कौन से कारण है, फिर से देख लीजिए। भेदानाम समन्वयात, इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे करिए, भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवृत्ते, और कारण कार्य विभागात, यहाँ पर है पहले में कारण और कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूपस्य, महत आदि जितने भी कार्यों के ये सीमित हैं, महत आदि कार्यों के समान, कारण के समान होने से, कारण की शक्ति से उत्पन्न होने से, कारण से ही कार्य के आविर्भूत होने से, और फिर उसी में लीन हो जाने से विविध रूपों वाले कार्यों का एक कारण अव्यक्त प्रधान है, इसकी सत्ता सिद्ध होती है। तो संभावना है आप समझ गए होंगे। आगे पुनः इसी पंक्ति में देख लेते हैं। कारणमस्य व्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च, परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। मित्रों इसको यहाँ समझिएगा, कारण और कार्य ना ये अव्यक्त अवस्था में एक ही रूप में रहते हैं, मतलब ये अलग अलग नहीं दिखाई देते, लेकिन जब व्यक्त होते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग हो जाता है, और फिर वहां पे कर दिया आगे अविभागात वैश्वरूपस्य, ये प्रलय अवस्था में अपने ही मतलब अविभाग हो जाते हैं, मतलब उसी जिस कारण से उत्पन्न हुए थे उसी कारण में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ यह बात अब ध्यान रखिएगा। कारणम अस्ति अव्यक्तम, जो कारण है अस्ति है अव्यक्तम प्रधान मूल कारण, प्रवर्तते प्रवृत्त होता रहता है, त्रिगुणतः तीन गुणों के स्वरूप से, त्रिगुणतः, और समुदयात तीनों गुणों के, समुदय मतलब उनका मिश्रण है, तीनों गुणों के मिलने से, वही जो है सत्व रजस तमः साम्यावस्था प्रकृति, और उसके बाद परिणामतः, परिणाम के द्वारा उसके महत आदि जो परिणाम है, सलिलवत जल के समान, प्रति गुणाश्रय विशेषात, एक एक गुण के आश्रय से उत्पन्न भेद या उसके विशेषण के कारण,
कहने का भाव है कि यह जो अव्यक्त है प्रकृति, यह अव्यक्त अपने तीनों गुणों त्रिगुणतः अपने तीनों गुणों से, तीनों गुणों के स्वरूप से और समुदयाच तीनों गुणों के मिश्रित रूप से, फिर एक एक गुण के आश्रय से, प्रति गुणाश्रय, एक एक गुण के आश्रय से, एक एक गुण के आश्रय से या भेद से या वैशिष्ट्य से वह कारण परिणाम से जल के समान प्रवृत्त होता है। अब आप इसको कैसे समझेंगे? इसको बहुत एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं समझने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जल है, हाँ, जिस प्रकार से जो वर्षा का जल है, वर्षा के रूप में जो जल है वह एक ही बादल से, मतलब एक ही बादल है, वह वर्षा से जल जब पृथ्वी पर गिरता है बारिश के रूप में, तो उस जल स्वाद, उसका जल का जो स्वाद है ना एवं गुण है वह एक ही होता है, उनमें अंतर नहीं होता। लेकिन जब पृथ्वी पर गिरता है विभिन्न प्रकार के पत्थरों पे या उसका विकार हो जाता है, तो वह पृथ्वी पर जब जल गिरता है तो उसके अनेक आकार प्रकार का रूप धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए नारियल, हम नारियल में देखते हैं ना, नारियल में जल होता है, पानी, नींबू में भी पानी होता है, ताड़ के वृक्षों में भी होता है, हाँ, करेला में भी होता है, आम में भी होता है, आंवला में, ये सब जो जैसे फल में हम ले सकते हैं, कोई नमकीन, मतलब उसमें पानी, जैसे आपने पानी को देखा मधुर पानी, उसमें क्या रस, पानी है, पानी में चीनी मिला दिया तो रस बन गया, अब पानी है, पानी में हमने इमली मिला दिया तो खट्टे पानी हो गए। नमकीन कुछ ऐसे कसैला पानी, तीखा पानी, आप गोलगप्पे खाते हुए तीखा पानी। तो जल तो एक ही स्वरूप में है, लेकिन वह परिणाम उसका अलग अलग हो गया, प्रति गुणाश्रय विशेषात, अनेक अनेक गुणों का आश्रय लेकर जल के अनेक रूप हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये बताना चाह रहे हैं कि वह जो अव्यक्त रूप है, प्रकृति है, सत्व रजस तमस, ये तीन गुण जो गुणत्रय है, ये एक होते हुए भी परिणाम भेद से परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात तीनों गुणों में प्रत्येक के अलग अलग मात्रा के मिश्रण होने से यह अव्यक्त अपने कार्यों के रूप में, अनेक कार्यों के रूप में इसकी उत्पत्ति करती है। तो यही कह रहे हैं कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होती है, लेकिन मूल रूप में प्रकृति वह एक ही है। तो कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रति गुणाश्रय विशेषात्। तो इसका एक बार आप मूल अर्थ से देख लीजिए। यह अव्यक्त अपने तीनों गुणों के स्वरूप से, तीनों गुणों के मिश्रित स्वरूप से, एक एक गुण के आश्रय से उत्पन्न होने से या भेद वैशिष्ट होने के कारण परिणाम में जल के समान प्रवृत्त होता है। जैसे मूल रूप से प्रकृति है, लेकिन उसका परिणाम अनेक प्रकार के गुणों का, एक गुण का या अनेक गुणों का आश्रय लेकर यहाँ अनेक प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं। तो इससे भी हमें सिद्ध होता है कि प्रकृति की सत्ता है। तो ये तीन कारिका 14, 15, 16 ये प्रकृति के लिए ही है, अव्यक्त की ही सत्ता सिद्ध करता है, अव्यक्त की प्रकृति, अव्यक्त की ही मतलब सत्ता इसमें बताई गई है। अब आगे जो कारिका आएगी उसमें ज्ञा के बारे में बताया गया है, पुरुष के बारे में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, आप इसको समझिएगा और अपने कमेंट सुझाव के माध्यम से, मतलब अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।